सो हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है उज्जवल और कैसे हैं आप सब? गाइस, आज हम लेके आ गए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, और वो टॉपिक है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। जी हाँ, हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कल तक ख़त्म कर दिए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको मिल जाएगा ऊपर। आपको आई के बटन दबाओगे तो भी मिल जाएंगे, वहाँ पर भी शो हो जाएंगे। नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं गाइस, जो है आप यूट्यूब पर जाओ, सर्च कर लो। मतलब ये वीडियो मेरे चैनल पर चल रही होगी, उसको टैप करके जाओ और आपको वीडियोस जो मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिस पर आपको लिखा मिल जाएगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो वहाँ पे पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए। 4 लेक्चर में हमने पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया है। जी हाँ, खलास कर दिया है। 4 लेक्चर्स में, 4 लेक्चर ज़्यादा ज़्यादा 40 मिनट 35 मिनट के लेक्चर हैं। वो देना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप 1 या 2 दिन में पूरा लेक्चर्स कंप्लीट कर लो और फिर करो एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन में कुछ 18 क्वेश्चन है। सो गाइस, 18 क्वेश्चन के 18 क्वेश्चन एक वीडियो में डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, बच्चे देखते नहीं हैं। ठीक है, तो मैंने ये सोचा है कि मैं 2 पार्ट बनाता हूँ। देखते हैं हम कितने पार्ट बनते हैं। क्या पता ये वीडियो भी ज़्यादा बड़ी हो जाए, दोनों बना के 3 बनाने पड़े। सो गाइस, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बिना किसी आपका टाइम वेस्ट करे। आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट थोड़ी करना है, ये बात बता रहे हैं भैया हमारे। सो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है जो एक्सपीरियंस करता है नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। अगर अनबैलेंस फोर्स नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, मेरे पहले लेक्चर में आपको अनबैलेंस और बैलेंस फोर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल के लिए अगर मैं बताऊं तो अनबैलेंस फोर्स वो होता है, कोई भी जो फोर्स है उसको कोई काउंटर बैलेंस करने वाला फोर्स ना हो। ठीक है, इसे हम कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। प्लीज़ मैं ये कहूँगा, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वीडियो यहाँ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। आप प्लीज़ उसे जाके वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट है जिसपे जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। ठीक है, जिसपे क्या है, नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिसपे जो है नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे आप फोर्स लगा रहे हो, और वो कैसा फोर्स है, जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स है। यानी कि किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है। एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है। बैलेंस के बारे में इसने नहीं कहा है, इसने कहा है अनबैलेंस फोर्स। एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है इस पर। ठीक है, ठीक है गाइस, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो इन्होंने पूछा है कि अगर किसी पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं भी लग रहा है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं भी लग रहा है, तो क्या वो ये पॉसिबल है, वो चल सकता है ऑब्जेक्ट? भाई अगर वो चलेगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो तो होगी नहीं। यहाँ पे इन्होंने वही कहा है कि इज इट पॉसिबल कि ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रैवलिंग करना स्टार्ट कर जाए विद नॉन जीरो वेलोसिटी। अब नॉन जीरो वेलोसिटी का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट की जीरो वेलोसिटी नहीं है। अब भाई किसी की वेलोसिटी जीरो नहीं है यानी कि वो चल रहा है। भाई किसी की वेलोसिटी जीरो नहीं है यानी कि वो चल रहा है। तो इन्होंने कहा है कि बावजूद इसके किसी पे एक्सटर्नल फोर्स जो है, अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो है, क्या वो ऑब्जेक्ट चल सकता है? अगर हाँ तो अपने आंसर को हमें बताओ, अगर नहीं है तो भी एक रीजन दो कि वो क्यों नहीं चल सकता है। सो गाइस, चलते हैं इसके आंसर की ओर, देखते हैं। सो गाइस, देखते हैं हम इसका आंसर। इन्होंने आंसर में सबसे पहले आपको बता दिया है कि हाँ, बावजूद इसके किसी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, फिर भी वो चल सकता है। जी हाँ, किसी पे अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जीरो है तो भी वो चल सकता है। कैसे चल सकता है? इवन व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस इन नेट जीरो अनबैलेंस फोर्स, बावजूद उसके जब एक ऑब्जेक्ट जो है नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगा रहा है, वो चल सकता है। इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रैवल कर सकता है नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ। नॉन जीरो वेलोसिटी मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट आपका ट्रैवल कर सकता है, बावजूद उसके कि उस पे जो एक्सटर्नल फोर्स लगी है वो जीरो है। एक्सटर्नल फोर्स जो लगी है वो जीरो है। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट हैज बीन मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। जब एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, मान लो ये एक इंसान है, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी। ये एक इंसान है, इंसान नहीं बन रहा यार, क्या करूं, ये गंदा हो गया। इंसान ठीक से बनाऊंगा। मान लो, अरे भाई क्या हो गया, मान लो ये, छोड़ो, मान लो एक इंसान है, एक और ट्राई लास्ट। मान लो ये एक इंसान है, ये चल रहा था अपना अच्छा खासा नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ।
अगर कोई इंसान नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ चल रहा है और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा और उसकी जो वेलोसिटी है वो फिक्स है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड के साथ ये भाई साहब आराम से चल रहे थे। अगर किसी कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड के साथ आराम से कंटिन्यूअसली उसकी वेलोसिटी अगर फिक्स है तो क्या उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा? नहीं लगा। अगर किसी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो वही तो कहा है कि नॉन जीरो एक्सटर्नल फोर्स के बावजूद क्या कोई ऑब्जेक्ट चल सकता है। ये है उसका जो एग्जाम्पल। दिस इज पॉसिबल व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज बीन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। जब एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, चाहे वो नॉर्थ हो ईस्ट हो, उससे मतलब नहीं करता, देन देयर इज नो नेट अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जब कोई ऑब्जेक्ट शांति से एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो क्या उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है? नहीं लग रही है। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है तो एक्सटर्नल फोर्स कितनी हुई? जीरो। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है, अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो भी एक ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा हो। द ऑब्जेक्ट विल कीप ऑन मूविंग विद नॉन जीरो वेलोसिटी टू चेंज। अब इन्होंने कहा एक और बात बता दी कि अगर आपको उसकी मोशन में चेंज करना है तो एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, और यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कह दिया कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कभी भी अगर कोई पूछे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जीरो है बावजूद उसके, क्या वो चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है भैया, अगर उसकी क्या वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट हो। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही गजब का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। क्वेश्चन है व्हाट कह दिया, व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक। जब एक कारपेट को हम स्टिक के साथ बीट करते हैं तो डस्ट जो है वो बाहर निकल आती है। अगर आपने मेरे नोट्स पढ़े हैं तो उसमें ये क्वेश्चन है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है इनकी लैंग्वेज थोड़ी ज़्यादा बेहतर हो, है ना भाई, हमारी इंग्लिश थोड़ी ठप्प आ सकती है, इनकी पूरी अच्छी हो। ठीक है, तो पढ़ते हैं इन्होंने इंग्लिश में क्या कहा है। इन्होंने कहा है इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। तो इनर्शिया वो कारण है जिसकी वजह से जब आप डंडा मारते हो कारपेट पे और धूल जो है उससे बाहर निकल जाती है। आओ मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। जब होता क्या है, हमने कहा था इनर्शिया एक ऐसी स्टेट है, एक ऑब्जेक्ट की एक ऐसी स्टेट है जब वो चाहता है कि वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट, या तो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या उसकी स्टेट ऑफ मोशन को वो बदलना नहीं चाहता। भाई साहब धूल बैठी हुई थी आराम से शांति से, धूल जो है वो बैठी हुई थी अंदर। जैसे आपने कारपेट पर डंडा मारा, कारपेट तो मोशन में आ गया डंडा लगते, कारपेट तो मोशन में आ गया डंडा लगते ही भाई आगे पीछे चलने लगा। धूल क्या थी? धूल अपना रेस्ट पे थी। धूल क्या थी? रेस्ट पे थी। तो जैसे कारपेट को आपने डंडा मारा, कारपेट हो गया पीछे, धूल रहेगी वहीं की वहीं, इसलिए धूल सारी गई निकल, इसलिए धूल सारी गई निकल। आओ पढ़ो। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू रेजिस्ट एनी चेंज ऑफ स्टेट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन व्हेन अ कारपेट इज बीटन। जब एक कारपेट को बीट किया जाता है एक स्टिक से तो देन कारपेट कम्स टू मोशन। जब होता क्या है, कारपेट मोशन में आ जाता है। भाई कारपेट को डंडा मार के देखो, मोशन में आएगा? नहीं आएगा। कारपेट क्या, हम भी मोशन में आ जाते हैं डंडा लगते, बट द डस्ट पार्टिकल्स ट्राई टू रेसिस्ट देयर स्टेट ऑफ रेस्ट। भाई डस्ट पार्टिकल आराम से रेस्ट में थे, वो क्यों चलेंगे? भाई हमने पढ़ा था इनर्शिया। इनर्शिया कहता है, इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है एक मैटर की, जब वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या अपनी स्टेट ऑफ मोशन को नहीं बदलना चाहता। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता। अगर ये इनर्शिया ना होती तो कारपेट पे जैसे डंडा लगता, धूल के जो पार्टिकल्स हैं वो भी कारपेट के साथ पीछे जाते और आगे आते, लेकिन डंडा लगा था कारपेट को। रेस्ट जो धूल थी वो तो इनर्शिया की वजह से वही रहेगी, और जैसे ही कारपेट को डंडा लगा वो गया पीछे, क्या हुआ? धूल सारी बाहर निकल गए। सो ये कौन सा लॉ था, याद हो तो? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन द डस्ट पार्टिकल स्टे इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। जो डस्ट पार्टिकल हैं वो रेस्ट में ही रहेंगे, लेकिन कारपेट जो है वो डंडा लगने की वजह से मोशन में आ गया है, जिसकी वजह से जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। किससे सेपरेट हो जाएंगे? हमारे कारपेट से। आई होप क्लियर हो गया। क्लियर हुआ तो लाइक कर दो चैनल को फटाफट, वो वीडियो को लाइक करो फटाफट।
ठीक है। वाई इट इज एडवाइज टू टाई एनी लगेज कैप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद अ रोप। ऐसा क्यों कहा जाता है कि आप अपने जो लगेज है उसको रूफ पे, जो बस की रूफ पे रखते हो, उसे एक रस्सी से आप क्यों बांधते हो, ऐसा क्यों कहा जाता है? देखो, इसका आंसर सबको पता है। चलती हुई बस एकदम से चल रही है बस, अगर आप एकदम रोक दो तो हमारा जो कारपेट है वो आगे निकल सकता है भाई, है ना, है ना। तो वो आगे निकल सकता है या पीछे निकल सकता है, वो सब हम देख लेंगे। अगर आपने ये, फिर से मैं ये कहूँगा, अगर आपने वो लेक्चर पढ़ रखा है तो उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। देखो इसका क्या आंसर है। व्हेन अ बस एक्सेलरेट्स एंड मूव फॉरवर्ड, जैसे ही बस जो है वो आगे की तरफ बढ़ती है। अब देखो, सबसे पहले सुनो, जब आपने अपना जो सामान है वो बस के ऊपर बांध दिया, बस के ऊपर रख दिया, बांधा नहीं है, रख दिया। अब सामान क्या था, रेस्ट में था। अब सामान अगर रेस्ट में है, आपने सामान ऊपर रख दिया, सामान तो रेस्ट में था भाई, तो क्या सामान अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को बदलना चाहेगा? जो आपका लगेज है, क्या वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को बदलना चाहेगा? भाई इनर्शिया की वजह से वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को नहीं बदलना चाहेगा। अब जैसे ही का जो है बस आपकी आगे चलेगी, ऑब्जेक्ट, भाई हमारा सामान क्या है, हम आगे नहीं चलेंगे, हम तो भाई रुकेंगे, जिसकी वजह से हो सकता है वो पीछे की तरफ गिर जाए, है ना, हो सकता है वो गिर जाए। या फिर जब शार्प टर्न पे हमारी बस मुड़ती है, जब हमारे शार्प टर्न पे जो है हमारी बस मुड़ती है, तो हो सकता है सामान बाहर की तरफ गिर जाए, बाहर की तरफ गिर सकता है ना, इसलिए हम उसे बांध के रखते हैं। व्हेन अ बस एक्सेलरेट एंड मूव्स फॉरवर्ड द इट एक्वायर्स अ स्टेट ऑफ मोशन, जो हमारी बस है वो मोशन एक्वायर कर लेती है। हाउएवर द लगेज ऑन द रूफ, जो लगेज है हमारा रूफ पर, जो लगेज है वो क्या, ऑन द रूफ, owing to its inertia tends to remain in the state of rest। जो हमारा रूफ पर रखा हुआ सामान है वो इनर्शिया की वजह से अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को बनाए रखना चाह रहा है, वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को बनाए रखना चाहता है। हैंस द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द बस, जैसे ही बस का फॉरवर्ड मूवमेंट होगा, हैंस द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द बस, द लगेज टेंड्स टू रिमेन एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, तो बावजूद इसके जब आपकी बस चल जाएगी, लगेज जो है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को बनाए रखना चाहेगा। अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा लगेज गिर जाएगा, फॉल्स फ्रॉम द रूफ ऑफ द बस। टू अवॉइड दिस इट इज एडवाइज टू यूज एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद अ रूफ। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है या फिर एडवाइस किया जाता है कि आप अपने जो सामान है उसको एक रोप से बांध दो, ताकि जैसी बस चले हमारा सामान पीछे ना गिर जाए या फिर शार्प टर्न्स पे हमारा सामान नीचे ना गिर जाए। ठीक है, चौथा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी ने इस क्वेश्चन को 8वीं क्लास में जरूर कभी ना कभी आंसर किया होगा। अब बैट्समैन हिट अ क्रिकेट बॉल, एक बैट्समैन है जिसने क्रिकेट बॉल को हिट किया है। ठीक है, व्हेन द बॉल रोल्स ऑन द ग्राउंड, जब बॉल जो है ग्राउंड पे रोल करती है तो कुछ समय बाद ऐसा होता है कि जो बॉल है वो रेस्ट में आ जाती है, बॉल जो है वो रेस्ट में आ जाती है। चाहे बैट्समैन, चाहे क्रिकेट बॉल का कह लो, चाहे फुटबॉल का कह लो, अब फुटबॉल को अपने जो है पैरों से किक करते हो कुछ समय बाद। अब ऐसा तो नहीं है आपने मारा, जो बॉल है वो क्रॉस करके दिल्ली से मुंबई चला गया, नहीं ऐसा नहीं होता भाई, कुछ समय बाद जाकर रुक जाता है। तो ऐसा क्यों है, द बॉल स्लोज टू स्टॉप बिकॉज, तो ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से हमारा बॉल रुक जाता है? सबसे पहला इन्होंने ऑप्शन दिया है, ये एमसीक्यू है। ठीक है, ये मत सोचना ये चारों आंसर है, ये एमसीक्यू है कि ऐसा चारों में से कोई एक आंसर बताओ, चारों में से कोई एक आंसर है वो बताओ। तो इन्होंने पहला ऑप्शन दिया है, द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, बैट्समैन ने बहुत ज़्यादा जो है तेजी से बॉल को हिट नहीं किया। दूसरा इन्होंने ऑप्शन दिया है, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सटेंडेड ऑन द बॉल, ये बड़ा अजीब सा था। तीसरा इन्होंने कहा है, देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, ये थोड़ा अच्छा सा है, एक फोर्स है बॉल के अंदर जो उसे अपोज कर रहा है, उसके मोशन को अपोज कर रहा है। चौथा इन्होंने ऑप्शन दिया है, देयर इज ए नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल वुड कम टू रेस्ट। तो 3 से 4 उन्होंने ऑप्शन दिए जिन्होंने हमने पढ़ लिए। अब आपको सबको पता है इसका आंसर, हम सब जानते हैं, जब भी जो कोई भी ऑब्जेक्ट जब चलता है, रोल करता है, कुछ भी होता है, तो एक फ्रिक्शन नाम का फोर्स, ठीक है, जो कैसा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन नाम का फोर्स कैसा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स, जो किसी के कांटेक्ट होने पर आता है, जब ग्राउंड के साथ किसी चीज का कांटेक्ट होता है तो फ्रिक्शन नाम का फोर्स जब आता है, फ्रिक्शन नाम का फोर्स जब
वर्क में आएगा तो होगा क्या, ऑब्जेक्ट जो है, जो बॉल है, वो अपनी वेलोसिटी को घटाना शुरू कर देगा, और वो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। जब तो सी आंसर इसका सही है, जो कि यहाँ था। देयर इज अ फोर्स जो बॉल को क्या कर रहा है, जो बॉल के मोशन को अपोज करता है। जब एक बैट्समैन हिट करता है क्रिकेट बॉल को, देन द बॉल्स जो है, जो बॉल है वो रोल करती है ग्राउंड पे। आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद जो बॉल है वो रेस्ट पे आ जाती है, क्योंकि देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। एक फ्रिक्शन नाम का फोर्स है जो बॉल के मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स in the direction opposite to the direction of motion, hence the force is responsible to stopping the cricket ball। एक चीज मैं आपको बता दूं, आप सोच रहे होंगे फ्रिक्शन फोर्स लगता किस डायरेक्शन में। देखो, जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन वर्क करेगा। मान लो आपकी बॉल इस डायरेक्शन में गई तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में वर्क करेगा, वो उसे रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, कभी भी ये मत सोचना भाई फ्रिक्शन की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, तो अगर आपने बॉल इधर मारी तो बॉल और दूर चली जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन की भी यही डायरेक्शन है, तो फ्रिक्शन आपकी मदद करेगा दूर ले जाने में बॉल को। ऐसा नहीं है, अगर बॉल को आप किसी भी डायरेक्शन में मारोगे, उससे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन नाम का फोर्स जो है वो जनरेट हो जाता है। मान लो आप जब एक अलमारी को खींचने की कोशिश करते हो, जब एक अलमीरा को खींचने की कोशिश करते हो, तो एकदम से वो नहीं खींचती है, कुछ समय लगता है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि एक फ्रिक्शन नाम का फोर्स उसे खींचने नहीं देता। वो फ्रिक्शन नाम का फोर्स उसे जब तक नहीं खींचने देता जब तक आप एक लिमिट क्रॉस ना कर दो। अब एक लिमिट होती है, वो कितनी लिमिट है वो हम 11th क्लास में जानेंगे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 9th क्लास तक इतना इंपॉर्टेंट नहीं। तो एक लिमिट जब तक नहीं आ जाती कि भाई हाँ एक्स करके एक लिमिट है, अगर ये लिमिट आपने क्रॉस कर दी तब खींच पाओगे। भाई एक छोटा बच्चा या मैं कहूँ एक अकेला आदमी एक अलमीरा को खींचने की कोशिश करता है, नहीं खींचती, क्योंकि वो उस फ्रिक्शन को अपोज नहीं कर पाता। जितना वो फोर्स लगाता है उसे कैंसल आउट कौन कर देता है, वो फ्रिक्शन नाम का फोर्स। ठीक है, अब ये फ्रिक्शन जो है वो मास पर डिपेंड करता है। मैं एक चीज बता दूं, अलमीरा को खींचना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन लेकिन एक कार को खींचना उससे भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसका मास बढ़ गया है। एक कार को खींचना मुश्किल है, लेकिन एक ट्रेन को खींचना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो क्या मुश्किल है खींचना, वो किस पर डिपेंड करेगा, किसका मास ज्यादा है, क्योंकि जिसका मास ज्यादा होगा उसका अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, वो उसे नहीं जाने देगा। भाई एक बॉल को उठा के फेंकना आसान है या एक गाड़ी को उठा के फेंकना आसान है। भैया गाड़ी तो उठती नहीं है, क्यों नहीं उठती, इतना ज़्यादा मास है, इतना ज़्यादा मास है, हम फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगा पाते। देखो उठाने का एक ग्रेविटेशनल में आ जाता है कि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, वो बात छोड़ दो, लेकिन धक्का भी देना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डीप हो गया इस टॉपिक में, लेकिन मैं चाहता हूँ हमारे बच्चों को समझ में आए। अगर आया है तो वो फिर कहूँगा चैनल को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। ठीक है, तो एक ट्रक है जो स्टार्ट करता है रेस्ट से, एक ट्रक है जो स्टार्ट करता है रेस्ट से और रोल डाउन होता है किसी हिल पे। ठीक है, एक हिल है जिससे एक हमारा जो ट्रक है वो रोल करता हुआ नीचे आता है। ठीक है, जिसका एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है भैया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। इफ इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, अगर वो 400 मीटर की डिस्टेंस को 20 सेकंड में कवर करता है, 400 मीटर की डिस्टेंस को 20 सेकंड में कवर करता है, सबसे पहले उसका एक्सेलरेशन बताओ। भाई इन्होंने कहा था कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इन्होंने बताया थोड़ी कितना है, इन्होंने कांस्टेंट एक्सेलरेशन बताया, यानी कि कैसा एक्सेलरेशन है भैया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की एक कैटेगरी होगी जो थी कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है या कहूँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये इन्होंने कह दिया है। सबसे पहले इन्होंने पूछा एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन बताने के बाद फोर्स भी बताओ, फोर्स भी बताओ, और फोर्स बताने के लिए इन्होंने मास दे दिया है। मास दे दिया है ट्रक का, कितना है, 7 मेट्रिक टन, 7 मेट्रिक टन। भैया ये मेट्रिक टन कितना होता है, भाई देखो 1 मेट्रिक टन होता है 1000 किलोग्राम, 1 मेट्रिक टन होता है 1000 किलोग्राम। 7 मेट्रिक टन आप अपना आप निकाल लेना। मैं आपसे कहूँ एक टॉफी आती है 5 रुपए की, तो 5 टॉफी कितने की आएगी, तो 5 पंजे 25 आप कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने कहा था क्वेश्चन में कि हमारा जो ट्रक है उसकी जीरो वेलोसिटी है, उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी जीरो है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड।
ठीक है। उसने समय लिया करीबन 20 सेकंड का, उसने डिस्टेंस कवर करी 400 मीटर की। डिस्टेंस को हम किससे लिखते हैं? एस से। आप डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, डिस्टेंस भी बोल सकते हो। हमने कहा था ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कई बार हम एक शब्द यूज़ कर लेते हैं। तो उसने जो डिस्टेंस कवर की वो थी 400 मीटर। याद करो, मेरे पास समय है, मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन मेरे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है, मुझे फिर भी एक्सेलरेशन निकालना है। तीन इक्वेशन थी मोशन की, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी इक्वेशन थी जिसमें फाइनल वेलोसिटी का जिक्र नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी इक्वेशन थी जिसमें फाइनल वेलोसिटी का जिक्र नहीं था, वो थी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर नहीं रिवाइज कर रहे हो तो करो, ये मत सोचना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया छोड़ो अब हाफ ईयरली में पढ़ेंगे। भाई सबसे बड़ी गलती करते हैं हम, सबसे बड़ी गलती करते हैं। और मैंने हमेशा से कहा है, इस चैनल पे पढ़ाने से ज़्यादा मैं बताता हूँ, इस चैनल पे पढ़ाने से ज़्यादा मैं अपनी गलतियाँ बताता हूँ। ये गलतियाँ करते हैं, ये गलतियाँ 90% ऑफ स्टूडेंट्स करते हैं। चैप्टर पढ़ा, हाफ ईयरली में पढ़ेंगे, अब हटाओ इसे फेंको। ये गलती मैंने खुद ने करी है, तो मत करना, पढ़ लेना है, ठीक है। तो रिवीजन कर लेना। सिर्फ एक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसी थी जिसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं थी, फिर भी एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, निकालनी भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डाल दिया मैंने, जो कुछ भी मुझे पता था। एस कितना था? 400। यू क्या था? 0। अब यू 0 है, उसके साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर लो, 0 ही आएगा क्या? बिल्कुल 0 आएगा। सो 0 इंटू 20, 0 प्लस हाफ, ए पता नहीं, ए को ए रहने दो, प्लस इंटू टी का स्क्वायर। टी क्या था? 20, तो 20 का कर दिया स्क्वायर। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब ये मैंने लिख दिया 400 इक्वल्स, ये मैं सॉल्व कर लूँगा 400, और फिर क्या कहूँगा मैं आपसे? सॉल्व कर लूँगा मतलब आपको सॉल्व करना है। ये मत सोचना कि सॉल्व भैया ने कर दिया है, हो गया काम। सॉल्व करो तभी प्रैक्टिस बनेगी। तो 400 इक्वल्स 200 ए मेरा आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट के साथ खेलते रहो, यूनिट देखते चलो, रखते चलो। अगर आपको यूनिट पता है कि अंत में जाके मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी तो मत रखो भाई, या तो कदम कदम पर यूनिट लिखते हुए चलो कि भाई इसकी यूनिट ये है, इसकी यूनिट ये। अगर नहीं रखनी है, पता है पहले से ही कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी, तो मत रखो। लेकिन यूनिट के साथ खेलना है। यूनिट गलत तो टीचर जितने चाहे उतने मार्क्स काट सकता है फिजिक्स में। सच बता रहा हूँ, मेरे खुद के टीचर ने 3 नंबर के सवाल पे 2 मार्क्स काट लिए थे यूनिट गलत लिख के आने के चक्कर में। आप कहोगे भाई इतना खड़ूस टीचर, भाई पता क्या कहा था? 1 मार्क्स भी तुझे दे रहा हूँ, वरना अगर कोई सबसे फिजिक्स का प्यारा टीचर होगा ना, वो 1 नंबर नहीं देगा यूनिट की गलती पे। ठीक है, सही में रूड लगते हैं, लेकिन भाई फिजिक्स में यूनिट के साथ कभी गलती मत करना। तो आपका एक्सेलरेशन आ गया, मास इन्होंने दे दिया। इन्होंने कहा था कि 7 मेट्रिक टन है, 1 मेट्रिक टन होता है 1000 किलोग्राम, तो 7 मेट्रिक टन हो जाएगा 7000 किलोग्राम। तो बस इसको इससे मल्टीप्लाई करो। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो 14000 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा। चलते हैं छठे सवाल की ओर। छठा सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। छठा सवाल कहता है कि एक स्टोन है जिसका वजन 1 किलोग्राम है, वो थ्रो करा गया है वर्टिकली अपवर्ड, किस स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो जिस स्पीड से थ्रो करा गया वो थी इनिशियल वेलोसिटी, है ना, अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, किसी फ्रोजन सरफेस पे यानी कि बर्फ वाली जगह पे उसे फेंका गया होगा। ठीक है, एक लेक के पास, और वो रेस्ट पर आ गया 50 मीटर ट्रेवल चलने के बाद। 50 मीटर चलने के बाद वो रेस्ट पे आ गया, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी? 0। अब कोई चीज़ रेस्ट पर आ गई है चलने के बाद, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भाई 0 हो जाएगी। स्टार्टिंग वेलोसिटी इन्होंने पहले बता दी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस? समझे कुछ? इन्होंने कहा है कि फोर्स निकालो बिटवीन स्टोन एंड आइस। अब कोई चीज़ चल के रेस्ट पे आ गई है, कोई चीज़ चल के रेस्ट पे आ गई है, कोई चीज़ चलती हुई रेस्ट पे आ गई है, तो उस पर एक्सेलरेशन लग रहा होगा। और कैसा? नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि रिटार्डेशन। कंफ्यूज हो रहे हो? मोशन का चैप्टर पढ़ो। ठीक है, अगर कोई चीज़ चलती हुई रेस्ट पे आ गई है तो उस पर एक्सेलरेशन 100 के 100 लग रहा होगा, और वो एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसे कुछ लोग रिटार्डेशन भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लो सवाल में। वैसे भी फोर्स निकालनी है तो एक्सेलरेशन पता बहुत ज़रूरी है, फोर्स पता होनी बहुत ज़रूरी है। फोर्स पता होने के लिए एक्सेलरेशन पता होनी ज़रूरी है, क्योंकि मास इन्होंने पहले ही दे रखा है।
तो ठीक है भाई, अब एक्सेलरेशन निकालने का हमारे पास कुछ तरीके हैं, और वो तरीके हैं हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन। तो भैया डाल दो, u हमें पता था 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी रेस्ट पे आ गया तो 0 मीटर पर सेकंड। इन्होंने कहा है वो करीबन 50 मीटर चला है, 50 मीटर चला है तो डिस्प्लेसमेंट या कहूँ डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, इक्वेशन यूज कर ली, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्यों करी भैया? भैया ये तो नहीं समझ में आता, आप कभी कोई सी कर लेते हो, कभी कोई सी कर लेते हो। देखो क्या इस इक्वेशन में कहीं पे भी टाइम का जिक्र है? इस क्वेश्चन में कहीं पे भी टाइम का जिक्र है? नहीं है। अगर टाइम का जिक्र नहीं है तो मैं अपनी इक्वेशन में टाइम क्यों डालूं? ना तो मेरे से कहा टाइम निकालो, ना मुझे टाइम दिया, तो भाई टाइम है मतलब मैं कुछ शब्द नहीं है, मतलब टाइम है हमारा बेवजह का, टाइम है हमारा बेवजह का। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ टाइम जो है वो बेवजह का काम है, टाइम को मत रखो। अब तीनों इक्वेशन में सोचो जरा कि टाइम किस इक्वेशन में नहीं आता। v इक्वल्स यू प्लस एटी पहली इक्वेशन में टाइम है, सेकेंड इक्वेशन s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर टाइम है, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as, एक सेकेंड, v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as क्या टाइम है? नहीं है। तो थर्ड इक्वेशन उठा ली भाई। तो अब कैसे कौन सी इक्वेशन निकालनी है सोचना आपको है। तीनों इक्वेशन लिखो अपने अपनी सुटेबिलिटी के साथ, 1 2 3 जो अच्छी लगे टिक, जो अच्छी लगे टिक करो भैया, ये वाली लगाओ। तो वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as, फिजिक्स बहुत इजी है, समझना है बस उसे। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना है, ये आ गया तरीका। क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है 0 तो v को रख दिया 0 स्क्वायर, u है हमारी 20 मीटर पर सेकेंड तो उसको रख दिया 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 50, क्योंकि s दे रखा है मैं 50। और जब हमने ये सॉल्व करा भैया क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो हमने सोचा था, हमने कहा था एक्सेलरेशन आएगा और कैसा आएगा? माइनस का आएगा। हमने कहा था एक्सेलरेशन आएगा लेकिन कैसा आएगा? माइनस का आएगा। क्योंकि ये क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है ना, किसी चीज की स्पीड जो है वो घट रही है तो क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर बोलते हैं उसे आप क्या बोलते हो? रिटार्डेशन। तो जो ये नेगेटिव साइन है वो इंडिकेट कर रहा है एक्सेलरेशन इज एक्टिंग, जो एक्सेलरेशन है वो एक्ट कर रहा है। अब एक्सेलरेशन आ गया, मास हमें पता है, फोर्स निकाल दो भाई, फोर्स निकाल दो। ये आ गया फोर्स का तरीका, खुद निकाल के देखो। एक्सेलरेशन को विद साइन रखा, -4n आ गया। अगर फोर्स नेगेटिव आई तो वो कैसी होगी? अपोजिंग फोर्स होगी। और फ्रिक्शन कैसा फोर्स होता है? अपोजिंग फोर्स ही तो होता है। हो गया क्वेश्चन, चलो आगे। आसान सा सवाल था, खामा का परेशान हो रहे थे। चलते हैं 7वें सवाल की ओर। 7वां सवाल कह रहा है कि एक 800 किलोग्राम का इंजन है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये। एक 800 किलोग्राम का इंजन है जो पुल करता है 5 वैगन्स ऑफ ट्रेन को। एक 800 किलोग्राम का ट्रेन का इंजन है जो 5 डिब्बों को खींचता है अपने साथ, इन्हें डिब्बे मान लो, तो वो 5 डिब्बों को अपने साथ खींचता है। हर एक डिब्बे का जो वजन है वो 2000 किलो है। हर एक डिब्बे का वजन 2000 किलो है और ऐसे ऐसे 5 डिब्बे हैं। और इंजन का वजन कितना है? 8000 किलो। एक हॉरिजॉन्टल लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये वाली लाइन, आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है। अब भाई डिब्बा ऊपर नीचे तो चलता नहीं है, ट्रेन ऊपर नीचे थोड़ी चलती है, आगे पीछे चलती है। इफ द ट्रेन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, जो इंजन है वो 40,000 न्यूटन का फोर्स लगाता है, ठीक है, और जिसके बदले में 5,000 न्यूटन का अपोजिंग फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो कैलकुलेट कर दो जरा कुछ 3 चीजें। सवाल समझ में आ गया? 8,000 किलोग्राम का एक इंजन है जिसके साथ 5 वैगन जुड़े हुए हैं। एक वैगन का वजन है 2000 किलोग्राम। जो हमारा इंजन है वो 40,000 न्यूटन का फोर्स लगाता है। और अब क्योंकि हमारी एक इतनी भारी ट्रेन चल रही है तो फ्रिक्शन होना बहुत लाजमी है, और फ्रिक्शन कुछ कम नहीं है, फ्रिक्शन है 5,000 न्यूटन का। तो इन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन में पूछा है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। पहले हमें ये बता दो कि नेट फोर्स कितनी है। अब यहाँ पे एक्सेलरेटिंग शब्द से ना परेशान मत हो ना, इन्होंने जो पूछने की कोशिश की है वो नेट फोर्स पूछने की कोशिश की है। ये बताओ, इंजन खींच रहा था फोर्स
4000 न्यूटन से, 40,000 न्यूटन से, माफ कर देना, कई बार जो है गलत शब्द निकल जाता है, 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख, अब ज़्यादा बन गए, ठीक है। तो इंजन जो है वो 40,000 न्यूटन से खींच रहा था ट्रेन को आगे। जो फ्रिक्शन नाम का फोर्स है वो 5,000 न्यूटन से ट्रेन को आगे जाने से रोक रहा था। भाई न्यूटन इस तरफ खींच रहा था, वो न्यूटन थोड़ी खींच रहा था, इतने फोर्स से ट्रेन इंजन इस तरफ से खींच रहा था, अपोजिशन में फ्रिक्शन इस तरफ खींच रहा था, तो वो कितने फोर्स दे रहा था, 5,000 न्यूटन का। अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट फोर्स निकालना है तो आप कहोगे भैया बहुत आसान है, ये लो 4,000 को अरे भाई क्या हो गया आज, 40,000 को 5,000 में से माइनस कर दिया और कितना आ गया, 35,000 न्यूटन। तो कितना फोर्स आ गया, नेट फोर्स कितना आ गया, 35,000 न्यूटन का फोर्स लगेगा। मतलब आप देख पा रहे हो उसने 5,000 न्यूटन का जो फोर्स था उसे वेस्ट कर दिया। जो 5,000 न्यूटन फोर्स आपको कम लग रहा होगा 40 का आगे, लेकिन बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया है, नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि एक्सेलरेशन पता करो ट्रेन का। एक सेकेंड, फोर्स पता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स पता है, मास भी पता कर ही लेंगे क्योंकि दे रखा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पता करना है, बहुत आसान है। तो भाई सबसे पहले पता कर लो सबका मास। एक 8,000 किलोग्राम का इंजन है जिसके साथ 2,000 किलोग्राम के इंजन जुड़े हुए हैं और कितने वो डिब्बे जुड़े हुए हैं, और वो कितने डिब्बे हैं, 5। तो टोटल वजन निकालो जरा। देखो 8,000 किलोग्राम का तो एक अकेला इंजन, और ये 2,000 के 5 डिब्बे और जुड़े हुए हैं, यानी कि 10,000, 1,100,000, 1,100,000, 10,000, ठीक है। तो 10,000 किलोग्राम का फोर्स और लग गया, तो टोटल कितना हो गया, 18,000 किलोग्राम का फोर्स हो गया, वो जो मास हो गया। तो 18,000 किलोग्राम का मास है, 18,000 किलोग्राम का मास है, फोर्स हमें पता ही है 35,000 न्यूटन। देखो ये 40,000 मत रख देना, ठीक है, हमेशा याद रखना एक्सेलरेशन आप फ्रिक्शन की फोर्स माइनस करके निकालते हो, ठीक है, फ्रिक्शन की फोर्स माइनस करके निकालते हो जब आप अच्छा, इसलिए बहुत बच्चों का आंसर गलत आता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सीधे 40,000 में से इस 18,000 को माइनस करने लग जाते हैं, डिवाइड करने लग जाते हैं और आंसर आ जाता है गलत। तो मैं आपको पहले बता दूं, जब भी आप फोर्स निकालते हो ना, तो आप एक्सेलरेशन निकालते हो तो आप नेट फोर्स का निकालते हो, हमेशा नेट फोर्स का आप नेट मास से डिवाइड करके निकालते हो, ठीक है। तो जब आप मास फोर्स को नेट डिवाइड कर दोगे मास से, तो आपको मिलेगा 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। क्लियर होता है। थर्ड सवाल सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सबसे प्यारा सवाल, द फोर्स ऑफ वेगन 1 ऑन वेगन 2। भाई इंजन खींच रहा था 5 डिब्बों को। अब समझो थोड़ा लेवल पे आके और थोड़ा अंदर जाओ, एक इंजन खींच रहा है 5 डिब्बों को। क्या मैं ये कह सकता हूं, एक इंजन खींच रहा है एक डिब्बे को, वो दूसरा एक वो पहला डिब्बा खींच रहा है दूसरे डिब्बे को, वो दूसरा डिब्बा खींच रहा है तीसरे डिब्बे को, वो तीसरा डिब्बा खींच रहा है चौथे डिब्बे को, और वो चौथा डिब्बा खींच रहा है 5वें डिब्बे को। क्या मैं बिल्कुल कह सकता हूँ ये? बिल्कुल है। हम 5 डिब्बों को आपस में बांध के इंजन से बांध देते हैं। अब इंजन क्या करता है, इंजन पहले डिब्बे को खींचता है। अब पहले डिब्बे को खींचने में उसे बहुत जान लगानी पड़ेगी ना, क्योंकि उस एक डिब्बे के पीछे और 4 डिब्बे बंधे हुए हैं। इंजन को क्या दिख रहा है भाई, पीछे एक डिब्बा है, इंजन को दिख रहा है पीछे एक डिब्बा है, तो वो तो इसे खींचता है। लेकिन उसे थोड़ी पता है कि वो ये डिब्बा और 4 डिब्बों को खींच रहा है, यानी कि वो एक डिब्बा दूसरे डिब्बे को खींच रहा है, दूसरा डिब्बा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा 5वें को। तो इन्होंने कहा है कि अब इंजन को छोड़ो कि इंजन कितना फोर्स लगा रहा है, इन्होंने कहा जो पहला डिब्बा है वो दूसरे डिब्बे पे कितना फोर्स लगा रहा है ये बताओ। पहला डिब्बा दूसरे डिब्बे पे कितना फोर्स लगा रहा है ये बताओ। ठीक है, बता देंगे भैया, आसान है, जितना फोर्स होगा उतना ही होगा। देखो भाई, जब एक डिब्बा दूसरे डिब्बे को खींच रहा है, ये सोचो क्या उनका एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा? कि भाई तू तो ये वाला डिब्बा तो पहले पहुंच जाएगा, ये वाला डिब्बा आ रहा, इसका एक्सेलरेशन अलग है, ये आ रहा है आधा घंटे बाद, ऐसा तो नहीं होता ना। जितना एक्सेलरेशन पहले डिब्बे का होगा, इंजन का होगा, उतना ही एक्सेलरेशन पहले डिब्बे का, उतना ही एक्सेलरेशन दूसरे डिब्बे का, उतना ही एक्सेलरेशन तीसरे डिब्बे का, उतना ही एक्सेलरेशन चौथे डिब्बे का, और उतना ही एक्सेलरेशन 5वें डिब्बे का। तो जो
एक्सेलरेशन है डिब्बों का वो तो फिक्स है। जो इंजन एक्सेलरेशन पहले डिब्बे अपने आप लगा के बढ़ाएगा वही पहले पे होगा, वही दूसरे पे होगा, वही तीसरे पे होगा, वही चौथे पे होगा, वही पांचवे पे होगा। बस फर्क किसका आएगा? मास का। फर्क किसका आएगा? मास का। अब इंजन था, पीछे एक डिब्बा था, ठीक है। अगर मैं ये दोनों चीजें हटा दूं, पीछे हमारे 4 डिब्बे, तो ये वाला डिब्बा इन 4 डिब्बों पे कितनी फोर्स लगाएगा वो तो इनके मास पर डिपेंड करेगा ना। एक डिब्बा बाकी 4 डिब्बों पे कितनी फोर्स लगाएगा, यहाँ पे 4 डिब्बे हैं, 4 वेगन्स पे कितनी फोर्स लगाएगा वो तो इन 4 डिब्बों के मास पे डिपेंड करेगा ना। ये वाला एक डिब्बा इन 4 डिब्बों पे कितना फोर्स लगाएगा वो इन 4 डिब्बों के मास पे डिपेंड करेगा। और वही मैंने यहाँ किया है, वो ही मैंने यहाँ पे किया है। इन्होंने कहा है कि मास ऑफ 4 वेगन्स, या फिर जिन्होंने पीडीएफ बनाया है आई वुड थैंक देम, ठीक है, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने सीधा उनकी पीडीएफ उठा ली, मैं उनको थैंक्स करना चाहूँगा, ठीक है। तो मास ऑफ 4 वेगन्स, 4 वेगन्स का मास कितना होगा? 2000 किलोग्राम इंटू 4, यानी कि 8000 किलोग्राम जो है वो 4 वेगन्स का वजन होगा। अब 4 वेगन्स का वजन तो क्लियर है, एक्सेलरेशन भी क्लियर है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कम हो नहीं सकता। एक्सेलरेशन आ गया 1.944 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1.944 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैंने क्या करा, सीधा मास को मल्टीप्लाई कर दिया एक्सेलरेशन के साथ, और मेरा क्या आ गया? फोर्स। जब मैं आप मल्टीप्लाई करोगे मास को एक्सेलरेशन के साथ आपको मिलेगा 15,552 न्यूटन। 15,552 न्यूटन का फोर्स लगाता है पहला डिब्बा दूसरे डिब्बे पे। और आप तो कह रहे थे भैया उतना ही फोर्स आएगा, 40,000 न्यूटन या 35,000 न्यूटन आएगा। नहीं आया ना, डिफरेंस आया ना, यही है फिजिक्स। पहला डिब्बा दूसरे डिब्बे को अलग, क्योंकि मास का फर्क आ गया भाई। एक 8,000 किलोग्राम का इंजन हट गया, क्योंकि वो तो आगे चला गया, वो 2,000 किलोग्राम का पहला डिब्बा हट गया। अब इतना फर्क आ गया है तो बाकी 4 डिब्बों पे तो कम फोर्स लगा के भी काम चल जाएगा ना। ज़्यादा फोर्स लगाओगे हो सकता है भाई पता चला पीछे के डिब्बे आगे चले गए और वो इंजन ही नहीं गया, है ना। तो फोर्स हटता रहता है। आठवां सवाल कहता है, बहुत ही अच्छी चीज, एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है, ठीक है, एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है जिसका वजन है 1500 किलोग्राम, ठीक है, जिसका वजन है 1500 किलोग्राम। व्हाट मस्ट बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल एंड द रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप विद द नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन्होंने कहा है कि वो फ्रिक्शन नाम की फोर्स निकालो, जो वो उस व्हीकल और उस रोड के बीच में होनी चाहिए। मैंने कहा था कांटेक्ट फोर्स, व्हीकल का कांटेक्ट किसके साथ था? रोड के साथ। तो जो व्हीकल और रोड के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स लग रही है ना, फ्रिक्शन नाम की, उस फ्रिक्शन को निकालो। अगर एक्सेलरेशन कितना है? 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि जब तक नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं होगा कोई चीज नहीं रुकेगी। तो 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसका, 1500 किलोग्राम का उसका वजन है। जरा फोर्स बता दो कि कितनी फोर्स है, कितनी फ्रिक्शन फोर्स है। तो मास पता था, एक्सेलरेशन पता चल गया, माइनस के 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स के एक्सप्रेशन में सीधा डालो ना, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। 1500 इंटू माइनस के 1.7 मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस के 2550 न्यूटन आता है। तो जो फोर्स है बिटवीन एक ऑटोमोबाइल के, फोर्स बिटवीन ए ऑटोमोबाइल एंड अ रोड कितना आता है? माइनस के 2550 न्यूटन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल। यहाँ याद रखो, इस एक लाइन में इन्होंने फोर्स की डायरेक्शन भी बताई है, क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन भी बतानी ज़रूरी है भाई। अगर मैं फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज कर दूं, मान लो एक ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है, मैं फ्रिक्शन की डायरेक्शन इधर ही कर दूं, तो ये तो भगता ही नहीं चला जाएगा। फ्रिक्शन की डायरेक्शन तो फोर्स की डायरेक्शन ज़रूरी है। तो इन्होंने पूछा फोर्स की डायरेक्शन बताओ। अब इन्होंने तो हमें कहा ही नहीं था कि फोर्स वेस्ट में जा रहा है या साउथ में जो हमारा ये डिब्बा है ये नॉर्थ में जा रहा है, तब हम कह सकें कि फ्रिक्शन फिर साउथ में होगा। इन्होंने हमें थोड़ी कहा कि जो डिब्बा है, ये जो ऑटोमोबाइल है, हम लास्ट वाले क्वेश्चन पे अटक रहे हैं, ये जो ऑटोमोबाइल है वो नॉर्थ में जा रही है। अगर ये हमसे फ्रिक्शन पूछते तो हम बता सकते थे कि भाई फ्रिक्शन साउथ में लगेगा।
लेकिन उन्होंने हमें नॉर्थ साउथ तो कहा नहीं, इन्होंने कहा कि ऑब्जेक्ट चल रहा है उसका फ्रिक्शन बताओ, तो हम उसकी लैंग्वेज में लिखेंगे ना। तो जो फ्रिक्शन है होगा वो क्या बताया है, फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है वो क्या है, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ ऑटोमोबाइल। जो ऑटोमोबाइल की डायरेक्शन है उससे अपोजिट डायरेक्शन ही किसकी डायरेक्शन है, उस फ्रिक्शन फोर्स की। तो तरीका देखा कितना आसानी से बता दिया। और आप ये एक लाइन छोड़ जाते तो हो सकता था टीचर आधा या 1 मार्क्स काट लेता, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, और वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल का मोशन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑटोमोबाइल, जिस डायरेक्शन में ऑटोमोबाइल चल रहा होगा उसके डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, नौवां क्वेश्चन बहुत ही हलवा क्वेश्चन, और ये रखते हैं आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मोमेंटम, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। एक ऑब्जेक्ट है हमारे मास m का, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और उसके पास वेलोसिटी है v, बताओ जरा मोमेंटम। और इस सवाल में फंसते हैं बहुत ज़्यादा लोग, इस सवाल में फंस जाते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि वो सोचते हैं शायद कुछ हार्ड पूछ लिया, सोचते हैं शायद कुछ हार्ड पूछ लिया। भाई ये आपके बेसिक्स को चेक कर रहा है ये क्वेश्चन। किसी ऑब्जेक्ट का मास m है, उसकी वेलोसिटी v है, बताओ ज़रा मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि m इंटू वी, यानी कि mv। ज़रा ढूंढना है mv कहाँ है, ये रहा d। तो आप ये सोचोगे भैया इतना इजी सवाल दे दिया, इतना इजी सवाल सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को देखने के लिए दिया जाता है। 90-100 में से 30 से 40 बच्चे इसको इसलिए गलती कर जाते हैं ये सोच के भाई क्वेश्चन आया है ज़रूर कुछ हार्ड होगा, ये फॉर्मूला थोड़ी पूछेगा, 9वीं में आ रहे हैं क्वेश्चन, थोड़ी फॉर्मूला थोड़ी पूछेगा। ये सिर्फ चेक करता है आपके बेसिक्स कितने स्ट्रांग है, क्या आपको मोमेंटम के फॉर्मूले के बारे में पता है या नहीं पता है। और अगर आपको पता है तो डी ऑप्शन आप ज़रूर से टिक करके आओगे। तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। सो आज की वीडियो में रखते हैं इतना ही, बाकी 10 से लेकर 18 के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, अगर नहीं होगा तो किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे। सो गाइस आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना, अपने दोस्तों को बताओ ये चैनल के बारे में, ठीक है। और जिसको भी आपको ज़रूरत, आपको लगता हो कि हमें इसको ज़रूर बताना चाहिए इस चैनल के बारे में, उसे बताओ। आखिरी में सिर्फ इतना ही कहूँगा, अपना ध्यान रखो, कीप काम, स्टडी वेल, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीथिंग, जो भी आप कुछ करने वाले हो। बाय बाय, लव यू ऑल।